जय श्री राम। मैं मोनू शर्मा और महेश शर्मा आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और ये जो टॉपिक है वैसे तो आप लोगों के लिए नया है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में हम बहुत कुछ पहले ही बता चुके हैं। क्या क्या बता चुके हैं? आप लोगों को पता है कि हमने सबसे पहले ओम का नियम बताया था, उसमें आपको प्रतिरोध निकालना, धारा, विद्युत धारा, रेजिस्टेंस ये भी सिखाए हैं। आपको प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता वो भी सिखाई है, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, सभी कुछ हमने आपको सिखाया है ना। ठीक, तो वही टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम आज वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, वो करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव वो भी लिखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी हम करेंगे। वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी हम क्या करेंगे। तो डिसोसिएशन यानी कि ये सब क्या होंगे हम, और इस तरह से करेंगे। और इसके साथ आपका हम फिर क्या कराएंगे, कोलराउस का नियम वो भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम फर्स्ट लेक्चर को याद कराएं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था गुरुजी, हमें क्या पता? अरे बेटा बताया था, क्या बताया था? डेनियल सेल बताया था ना। हाँ गुरुजी बताया तो था। ठीक है, तो वही डेनियल सेल कैसे था देखो। सबसे पहले क्या था, एक धातु की छड़ लेते थे। कौन सी धातु होती थी गुरुजी? अरे बेटा एक तरफ होती थी जिंक और एक तरफ थी कॉपर। अच्छा गुरुजी ये वाली, ये तो आपने पढ़ा है। हाँ इसी तरह से इसको जिंक को जिंक सल्फेट में, ठीक है ना, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते थे। और कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते थे। ऐसा ही करते थे ना बच्चा? जी गुरुजी ऐसा ही करते थे। वेरी गुड। आगे क्या करेंगे गुरुजी? और आगे का ये भी बताया था कि इसमें एक आपका सेतु होता था, लवण सेतु, सॉल्ट वेज। और उसके बाद ये धीरे धीरे जो इसको जोड़ते थे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता था जो कि क्या करता था, विक्षोभ को बताता था। इस तरह से था ना। तो इस तरह से जब ये था तो इसमें से क्या होते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जाते थे इधर, इलेक्ट्रॉन जाते थे और इधर से इलेक्ट्रॉन जाते थे। कैसे? इलेक्ट्रॉन जाने का गमन कैसा था? ऐसा। ये क्या जा रहे थे? इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। ऐसा ही तो होता था। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो आपको ये भी सबको पता है कि धारा क्या होती है, इसके उल्टी दिशा में जाती है। इधर क्या होता है, धारा जाती है। इधर क्या जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, इधर क्या जा रही है, धारा आई। ठीक है ना, ये जा रहे हैं। आगे आगे क्या देखो, आगे करेंगे हम कि अब जैसे जो धातु है, धातु की छड़, और इसमें जो हमारे जलीय विलयन है, धातु की छड़ और जलीय विलयन, इनके बीच में एक धातु की छड़ और इस जो जलीय विलयन है इनके बीच में एक बल लगता है, का विभव लगता है। विभव क्या होता है गुरुजी? अरे भैया इसमें धारा प्रवाहित करने का जो गुण होता है उसे विभव कहते हैं। यानी कि धारा किस तरह से प्रवाहित हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसके बीच में एक विभव लगता है रोकने के लिए। ठीक है, उसको बताने के लिए वो क्या होता है, विभव। तो उसे कहते हैं। और ये क्या काम करता है? एक क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, वो भी कैसा, माइनस का। ये कैसा है, प्लस का इलेक्ट्रोड। यानी कि ये एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम करता है। ऐसा ही करता था ना। तो इनके बीच में, यानी कि सीधी सी बात है, धातु तथा जलीय विलयन के बीच में उपस्थित विभव, धातु तथा जलीय विलयन के बीच उपस्थित विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अच्छा गुरुजी ये क्या थी, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। फिर से लिख लो। क्या गुरुजी? लिखो इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले डाल दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसकी हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है गुरुजी बोलो। देखो बेटा क्या करते हैं, लिखो। जब किसी धातु को उसके ही जलीय विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी धातु को उसके ही जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु की छड़ तथा विलयन के बीच उपस्थित
धातु की क्षण तथा विलयन के बीच उपस्थित विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अरे गुरुजी, इतनी बड़ी परिभाषा कहाँ थी बेटा? धातु की क्षण तथा जलीय विलयन के बीच उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है ना? धातु की क्षण और जलीय विलयन के बीच में जो बल होता है, विभव होता है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लिख ली ना? ठीक। अगर यही इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि अगर इसी समय जो हमारा विलयन है, क्या है? विलयन। अगर हम विलयन की सांद्रता 1 ग्राम प्रति मोल मान लें, क्या 1 ग्राम प्रति ml मिलीलीटर, या क्या कर सकते हैं? लीटर भी ले लेते हैं हम लोग। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर होती ना सांद्रता का, तो ग्राम प्रति लीटर ले लें, यानी कि इसकी सांद्रता 1 यूनिट मान लें। कितनी? 1 यूनिट। अब इस पे जो दाब लग रहा है, दाब, ये क्या हुई? हमारी सांद्रता। क्या हुई? कंसंट्रेशन। सांद्रता कितनी मानी हमने? सांद्रता कितनी मानी हमने? 1 ग्राम, ठीक है ना, प्रति लीटर। 1 ग्राम प्रति लीटर। कंसंट्रेशन क्या है उसकी? 1 ग्राम प्रति लीटर मान ली, इसी विलयन की। ठीक। आगे इस पर जो दाब लग रहा है, वो दाब हमने मान लिया, यानी कि जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, अगर हम इसको एक बार का मतलब क्या होता है गुरुजी? 1 ATM। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है बाबू, क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। ठीक गुरुजी। इसको निकालते कैसे हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। आगे इसकी सांद्रता क्या मानी हमने? 1 ग्राम प्रति लीटर। वायुमंडलीय दाब क्या मान लिया हमने? 1 ATM, या 1 बार मान लिया। ठीक है। आगे गुरुजी, अगर इसी का हम तापमान, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, वो अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें। अरे गुरुजी, इसके लिए सब लिखाए क्यों है? अरे बेटा बताते हैं तुमको, बताते हैं। हमने सांद्रता क्या लिखी? 1 ग्राम प्रति लीटर। वायुमंडलीय दाब 1 ATM, या 1 बार। एक वो वाला ATM नहीं है जिसमें खटाक से ATM डाला और रुपए बाहर। ठीक है, ATM मशीन नहीं है ये, ATM। ठीक है, तो ये टेम्परेचर, इसको देखो, ये टेम्परेचर कितना दिया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों लिया गुरुजी? कम ज्यादा नहीं ले सकते? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो सामान्य तापमान होता है। ठीक है, वायुमंडलीय तापमान, यानी कि ये क्या होता है? इस पे चीजें नॉर्मल, ये नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है ना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये अगर हमने सब ले लिया, यानी कि ये सब कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तब जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये यानी कि सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर हो, वायुमंडलीय दाब 1 बार हो, 1 ATM, और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है, अगर ये तीनों चीजें हमारे पास उपलब्ध है, तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, तब जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, जब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसी को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं इसे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। लिखते हैं, देखो क्या कहते हैं इसे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा गुरुजी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ नहीं भैया, स्टैंडर्ड और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके गुरुजी, इतनी सी बात? हाँ बेटा, बस इतनी सी ही। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गुरुजी, ये तो समझ में आ गया कि अगर यह सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर है, और वायुमंडलीय दाब, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो 1 बार है, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस समय जो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो हमारे गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे? इसकी परिभाषा क्या होगी? तो बच्चों हेडिंग डाल दीजिए। क्या लिख दिए? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? सबसे पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा, ऐसे लिखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर
एक सांद्रता वाले 1 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले 1 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले जलीय विलयन में उसकी ही धातु को डुबोया जाता है। उसकी ही धातु को क्या किया, इसमें डुबो दिया। किसकी धातु को डुबाया, जो विलयन लिया था। अगर हमने जिंक सल्फेट लिया तो जिंक की धातु, अगर हमने आप कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर की धातु, ठीक है ना। उसकी ही जलीय विलयन में, यानी कि जलीय विलयन में उसकी ही धातु को डुबोया जाता है। उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी गुरुजी अब बता दो, इतने बता दिया तो इंग्लिश में भी लिख लो। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ग्राम प्रति लीटर concentration and 1 gram प्रति लीटर concentration of a solution when its metal dissolve in यानी इसमें क्या होता है, डिजोल्व की जाती है, यानी कि घुलती तो नहीं है लेकिन डुबोई जाती है, डाल देते हैं, डिप कर देते हैं। तो डिप लिख दो, क्या, डिप इन is called स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है गुरुजी, ये तो हमारे दो चीजें समझ में आ गई कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। गुरुजी आपने दो चीजें इसमें और लिखी, क्या, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। देखो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि अगर हम वियोजन की मात्रा, जैसे कि हमने पहले जो कोई भी चीज इसमें डाली, जैसे कि ये हमने जिंक डाली है, जिंक इसमें क्या है, अगर जिंक कितनी घुल जाती है, यानी कि कितनी वियोजित हो जाती है, इसमें कितना चली जाती है, कितनी घुल जाती है, ठीक है, वियोजित हुए। अब इसके क्या घुलेंगे, अणु घुलेंगे या परमाणु घुलेंगे या मोल घुलेंगे, अणुओं या मोल की संख्या, मोल, ठीक है, अणु या मोल, वियोजित हुए अणु या मोल, ऐसे लिख लो, अणु या मोल। अब संख्या छोड़ रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है, जगह शॉर्टेज के हिसाब से कम कर रहे हैं, बटे। अब जैसे कि वियोजित का मतलब होता है डिसॉल्व, कितने ये डिसॉल्व हो गए, कितने ये इसमें घुल गए हैं, ठीक है, मोल, कितने घुले हुए मोल, बटे वियोजन से पूर्व घोल, वियोजन से पूर्व अणु या मोल, यानी कि जितने शुरुआत में थे वो नीचे और जितने घुल गए उनको ऊपर रखा। अच्छा तो गुरु जी ऐसा ही क्यों किया, यानी कि सीधी सी बात है, अगर हमें किसी की वियोजन की मात्रा निकालनी है कि कितनी चीज घुली है, वियोजित हुई है, वियोजन का मतलब क्या होता है, घुलना, तो वो निकालने के लिए ये तो पता करेंगे ना कि कितनी चीज घुली है, हमारे पास कितनी थी वो पता होनी चाहिए हमारे पास, और कितनी हमने घोल दी है। अगर दो चीजें हमारे पास पता है तो हम ये बता सकते हैं कि हमने कितनी चीज घोली। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कि मैंने कह दिया कि मेरे पास कुछ रुपए थे, जिसमें से मैंने 5 रुपए खो दिए, जिसमें से क्या किया, मैंने 5 रुपए खो दिए, तो इसके पास मेरे पास कितने रुपए थे, बता सकते हो। अरे गुरुजी ये कैसी बात हुई, खो गए तो वो तो खो गए, लेकिन ये कैसे बता सकते हैं कि कितने थे। तो वैसे ही गुरुजी, वैसे ही प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि हम लोगों के पास जितने खुए हैं, यानी कि जितने घुल गए हैं, जितने वियोजित हुए हैं, उनको पता होना चाहिए, और जितने मेरे पास थे दोनों पता हो, तब हम इनसे वियोजित हुए वियोजन की मात्रा बता सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से, दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू, यानी कि वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू डिसॉल्व मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन डिसॉल्व, डी कैपिटल लिख देते, ठीक है, पहला अच्छा है बड़ा, ठीक है, डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स अपॉन इनिशियल, यानी शुरुआत में, इनिशियल का मतलब क्या था, शुरुआत में, इनिशियल मॉलिक्यूल्स
यानी कि शुरुआत के मॉलिक्यूल्स। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कि वियोजित हुए अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या है। ठीक है, वियोजन से पूर्व। बिफोर डिसॉल्व लिख लो, ऐसे लिख लो, शुरुआत में ना लिख के लिख लो, लिख ले हटो। वियोजन से पूर्व यानी कि बिफोर डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स यानी कि वियोजन से पूर्व के, बिफोर पहले, ठीक है, वियोजन से पूर्व यानी कि शुरुआत में कितने थे, दोनों का अगर हम डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी वियोजन की मात्रा निकल आती है। अच्छा गुरु जी, ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखें, लिख लो भैया, लिख लो, वियोजन की मात्रा की परिभाषा लिख लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख लो प्यारे बच्चों, लिख लो। क्या लिखो, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो वियोजित हुए अणुओं की संख्या, वियोजित हुए अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, वियोजित हुए अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। लिखो, वियोजित हुए अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को, अनुपाती तो है, डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या कहते हैं, अनुपाती तो कहते हैं, रेशियो, ठीक है, के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, लिख लिया। अब देखो, अब इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ dissolved molecules, the ratio of dissolved molecules and before dissolved molecules, यानी कि the ratio of dissolved molecules and before dissolved molecules is called degree of dissociation, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, अल्फा, ठीक है ना, ALPHA, अल्फा, ओके ना। हिंदी में भी लिखना चाहे तो ऐसे ऐसे हम लोग लिखते लिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अल्फा से प्रदर्शित करते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका क्या क्या गुरुजी, अच्छा 3 चीजें हो गई। अब गुरुजी अगर ये है कम ज्यादा भी होते हैं, हाँ भैया कम ज्यादा भी हो सकती है, जो वियोजन है वो कम ज्यादा भी हो सकता है। कैसे गुरुजी, एक बात बताओ, अगर हमने चीनी का एक बड़ा सा एक टुकड़ा लिया, यानी बड़ा टुकड़ा लिया, उसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो जल्दी घुलेगा, या छोटे छोटे से लेंगे तब जल्दी घुलेगा। गुरुजी सोचने की तो बात है, गुरुजी हमें ना पता, आप बताओ। अरे बच्चों, अगर हम छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं तो हम उनको क्या होगा, जल्दी घोल सकते हैं, और बड़े की अपेक्षा, क्योंकि बड़ा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा टूटेगा, तब वो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले टूटेगा, तब वो घुलेगा। तो इसलिए वो छोटे वाले पहले से टूटे हुए हैं, तो ये क्या होगा, जल्दी से घुल जाएगा। हाँ गुरुजी, ये तो जल्दी घुल जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले क्या है, ये ब्लेक के आकार पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो वियोजन की मात्रा है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये देखो, वियोजन की मात्रा जो है ये डिपेंड कर रही है हमारे ब्लेक के आकार पर। किस पर कर रही है, सबसे पहले ब्लेक के आकार पर लिख लो, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ब्लेक के आकार पर, यानी कि साइज ऑफ सॉल्यूट, किस चीज को घोल रहे हैं उसके आकार पर भी डिपेंड करता है। अगर आकार छोटा है तो ज्यादा घुलेगा, अगर ज्यादा घुला, सुन लो एक बात ध्यान दो, अगर जैसे कि वियोजन के विलय के आकार पर करता है ना, साइज ऑफ सॉल्यूट के डिपेंड करता है। अगर ये छोटे हैं तो क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा, यानी कि ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि वियोजित ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा घुल जाएंगे। तो वियोजित हुए अणुओं की संख्या यानी कि डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, यानी कि जितना ज्यादा घुलेगा, तो अल्फा का मान कम होगा कि बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से
बढ़ेगा, क्योंकि वियोजित इनसे पूर्व तो अणु सेम है, वो तो दोनों बार में सेम है। ठीक है, तो ये क्या होगी, वियोजन की से जो पूर्व अणु है वो तो सेम थे, तो वियोजित हुए अणु कैसे होंगे, ज्यादा घुलेंगे। अगर ज्यादा घुलेंगे तो अल्फा का मान बढ़ेगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लिखो इसमें विलेय के आकार पर, इसमें लिख लो, यदि विलेय का आकार छोटा है तो, यदि विलेय के आकार छोटा है तो वियोजन अधिक होता है, जिससे अल्फा का मान बढ़ता है, जिससे क्या होता है, अल्फा का मान बढ़ता है। ठीक गुरुजी, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, अल्फा का मान बढ़ता है। इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। ठीक है, यानी कि when the size of solute are small, when the size of solutes are small, then alpha increase, तब क्या होता है, अल्फा इंक्रीज होता है, सीधी सी बात। ठीक, अगेन दूसरा क्या होगा, इसकी तनुता पर आधारित करेगा। तनुता क्या होती है गुरुजी, ठीक है, तनुता पर, यानी कि इसके किसी डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है, डाइल्यूशन पर, एट डाइल्यूशन। ठीक है, एट डाइल्यूशन, एट। अब डाइल्यूशन क्या होता है, अरे बच्चों बताया तो था, कब बताया था गुरुजी, हमें तो ना पता। अरे बताया था भाई, कब बताया था, जब सॉल्यूशन कराया था बिलियन। अरे गुरुजी वो तो कितने दिन हुए, अब हमें क्या पता। अरे भाई याद करो, बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। ठीक, तो इसमें घनता कहाँ आई, अरे भाई पानी कितना पतला है, कौन सी चीज कितनी पतली है, उसकी डाइल्यूशन, ठीक है, वो तनुता कहलाती है। क्या, तनुता क्या होती है, इसका गाढ़ापन जितना कम होगा, यानी कि जितना पतला होगा, उसी को कहते थे तनु, यानी कि इसकी तनुता पर भी, गाढ़ेपन पर भी डिपेंड करता है। अच्छा गुरु ये बात थी। और अगर सांद्रता, वो भी गाढ़ापन होता है, वो क्या होता है, ज्यादा गाढ़ा है तो सांद्र, और अगर कम गाढ़ा है यानी कि जिसमें विलेय के मॉलिक्यूल्स कम हो, यानी कि जिसको हमने बोला है वो कम हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तनु विलयन कहते हैं। और जिसमें अगर ज्यादा है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, यानी कि तनुता मतलब होता है पतलापन। क्या होता है तनुता का मतलब, पतलापन। ठीक है बच्चों, देखो आगे गुरुजी ये लिखाया तो लिखाया क्यों, सीधी सी बात है, पानी जितना ज्यादा होगा, जितना पतला होगा, जितनी पतली चीज में हम घोलेंगे उतना ही ज्यादा घुलेगा। जैसे एक हमारे पास पानी है, पानी लिया, पानी में हम चीनी घोल रहे हैं, और तेल में चीनी घोलो, तेल ला लेके ग्लिसरीन ले लो, गुलाब जल ले लो, इसमें चीनी घोलो, किसमें ज्यादा जल्दी घुलेगी, किसमें घुलेगी गुरु जी, हमने ग्लिसरीन तो देखी ना। अरे भाई ग्लिसरीन जो चेहरे पे लगाते हैं, गुलाब जल, ठीक है ना, जो लगाया जाता है गुलाब जल, तो इनमें दोनों में पहले ये बताओ गाढ़ा कौन सा होता है, चीनी गाढ़ा, यानी कि जो पानी होता है वो ज्यादा गाढ़ा होता है, या गुलाब जल होता है, या ग्लिसरीन होती है। गुरुजी गुलाब जल और ग्लिसरीन तो लगभग एक जैसी होती है, यानी कि गुलाब जल थोड़ा ज्यादा पतला होता है, ग्लिसरीन थोड़ी गाढ़ी होती है, और जो पानी होता है ज्यादा पतला होता है। तब अगर जो ज्यादा पतला है, पानी ज्यादा पतला है, तो इसमें हम चीनी को ज्यादा घोल सकते हैं। ठीक है ना, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ग्लिसरीन है, क्या ग्लिसरीन है, ठीक, ग्लिसरीन है, तीसरा क्या है, ग्लिसरीन है। अगर हमारे पास ग्लिसरीन के बाद गुलाब जल है, गुलाब जल, और गुलाब जल के बाद अगर हमारे पास जल है या पानी है, अगर ये तीन चीजें हैं, तो इसमें सबसे गाढ़ा ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, यानी कि सबसे पतला ये है, उससे पतला, उससे थोड़ा गाढ़ा ये, उससे गाढ़ा ये, यानी कि इसके साथ, तो इसमें सबसे कम घुलेगा, इसमें उससे थोड़ा ज्यादा घुलेगा, थोड़ा ज्यादा, और इसमें बिल्कुल घुल जाएगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा घुलेगा। यानी कि विलायक की तनुता पर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पतला होगा उतने ही ज्यादा घुलेंगे, और जितने ज्यादा घुलेंगे उतना ही क्या होगा, ये बढ़ेगा, उतना ही अल्फा का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितने ज्यादा घुलेंगे, ऊपर की वैल्यू जितनी बढ़ रही है उतना ये बढ़ेगा। तो इस तरह से भी इस पर डिपेंड करता है। अगला गुरुजी, अगला क्या होता है, अगर हम किसी को, तीसरा क्या था, तीसरा भी देखो लिखते हैं, ताप पर, ठीक है, एट टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे गुरुजी कैसे करता है,
टेम्परेचर पे भैया ऐसे करता है कि अगर हम चीनी को घोल रहे हैं और नहीं घुल रही तो क्या कर दो, गर्म कर दो। अगर जैसे ही हमने गर्म किया तो चीनी घुल जाती है। चाशनी बनाई है ना, पूरी हमने ना बनाई। अरे भाई जब चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, चीनी को गर्म करते हैं। चीनी को जैसे ही गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, पिघल जाती है, पिघल जाती है ना। हाँ, तो उसी को कहते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसके वियोजन की मात्रा कैसे होती है, बढ़ जाती है। वैसे वैसे जो वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी को कह देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसे, वियोजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे वियोजित अणु बढ़ेंगे, जैसे जैसे ज्यादा घुलेंगे वैसे ही वैसे अल्फा का मान भी बढ़ेगा, यानी कि वियोजन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या 3 चीजें हमने अभी समझा दी हैं। तब तक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करें इसका रफ। अब आपको बताएंगे वैद्युत अपघटन, लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको करते हैं रफ। ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक बचा हुआ है, सिर्फ एक हेडिंग बची हुई है जिसका नाम क्या है, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इनको अब हम क्या कर रहे हैं, इनको भी हम रफ ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको समझा चुके हैं तो इनको भी क्या कर दिया हमने, रफ कर दिया। ठीक है, देखिए अब हम इनको रफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले ये सवाल उठता है कि वैद्युत अपघट्य, अगर इसमें जैसे वैद्युत अपघटन है, ये उन पदार्थों का किया जाता है, यानी कि ये एक प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है और वो भी किस पर की जाती है, वैद्युत अपघट्य पर। अरे गुरुजी वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं बताया क्या, अरे कहाँ बताऊंगा, नहीं बताया तो देखो भाई बताते हैं। क्या, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, क्या, वैद्युत अपघटन। ठीक, लिख लो वैद्युत अपघटन डाल दो, फिर हम समझाते हैं। चलो समझाते, पहले लगा रहे क्यों, क्या फायदा। जैसे कि मान लो अगर हम किसी भी विलयन को, किसी भी विलयन या कोई भी तत्व लिया हमने, कोई भी तत्व लिया, कोई भी तत्व लिया, उसको अगर हमने, जैसे कि Zn SO4 है, हमने कोई तत्व लिया, इसको हमने अगर पानी में डाल दिया, किसमें, Zn SO4 को अगर हमने H2O जल में डाल दिया। ठीक, किसमें डाल दिया, इसको जल में डाल दिया, इसको किसमें डाल दिया हमने, जल में डाल दिया। ठीक, इसमें डाल दिया, इसको जल में डाल। अब जैसे कि ये जल में डाला है तो ये क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा, अपने आयनों में क्या होगा, टूटेगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट है, ये भी आयनों में टूटता है, जैसे कि टूटता है बेटा ना, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटे थे, ये जिंक आयन और सल्फेट आयन में टूटा था। ऐसे ही जब इसको भी हमने जल में घोला इसको, तब ये भी क्या हुआ है, आयनों में टूटा। ये किसमें टूटा, जिंक आयन में और सल्फेट आयन में टूटा था। ठीक, ये किसमें टूटा है, कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में टूटा है। इसमें किसमें टूटा, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटा है। ठीक, अरे गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन क्या, यानी कि सीधी सी बात है, किसी भी वैद्युत अपघट्य को, लिखो, किसी भी वैद्युत अपघट्य को जब विद्युत धारा द्वारा अपघटित किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या कहते हैं, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब वह अपने आयनों में टूट जाता है। तब वह क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। जब वह अपने आयनों में टूट जाता है, यही वैद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। क्या, जब ये हमने तोड़ा है, ये किसके द्वारा तोड़ा है, विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा टूटा है। जब इलेक्ट्रिक के द्वारा टूटा है, विद्युत के द्वारा अपघटन हुआ है, यानी कि टूटा है। ठीक है, विद्युत के द्वारा टूटना, वैद्युत माने क्या होता है, बिजली, और अपघटन माने होता है टूटना, यानी कि बिजली के द्वारा टूटना, विद्युत के द्वारा टूटना।
तो वही है जब कोई भी वैद्युत अपघट्य बिजली के द्वारा अपने आयनों में विभक्त होता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, दूसरी परिभाषा इसकी हो गई, क्या लिख लो, जब किसी वैद्युत अपघट्य को विद्युत के द्वारा, जब कोई भी वैद्युत अपघट्य विद्युत के द्वारा अपने आयनों में टूटता है, जब कोई वैद्युत अपघट्य विद्युत के द्वारा अपने आयनों में टूटता है, इससे वैद्युत अपघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है, ऐसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, यही आगे क्या लिखे, आगे क्या लिखे बच्चों, देखो आगे क्या होता है। क्योंकि आपने ये तो बताया कि प्रोसेस तो आपने बता दी कि वैद्युत अपघटन कहलाती है, लेकिन ये नहीं बताया वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य जिसको भी हम बोलते हैं, जिसको भी हम तोड़ते हैं, वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जिसको भी हम तोड़ते हैं, जिसको भी हमने घोला है, वो क्या होता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहला लिखो, लिखो यह है दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कौन होते हैं, लिख लो, वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए, पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या, प्रबल वैद्युत अपघट्य, पहला क्या है इसका, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, सबसे पहले लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा कौन सा होता है, जब ये प्रबल है तो दूसरा वाला गुरुजी दुर्बल होना चाहिए। हाँ बाबू वही है, क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो गुरुजी नाम भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग तो इधर वीक कर देंगे। हाँ बेटा वही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिख दे, इसकी डेफिनेशन यहीं पे समझा देंगे। ठीक है, इसको नीचे लिख दे। दूसरा कौन सा है, आप वहां पे लिख लेना, हम अलग लिख लेंगे। प्रबल के बाद दुर्बल। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं इसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक गुरुजी, तो अब क्या करें गुरुजी, तो पहली हेडिंग डाल दीजिए भाई, लिख लो, पहली हेडिंग डाल दीजिए। क्या क्या लिखे पहली हेडिंग, तो डाल दीजिए प्रबल वैद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रॉन यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तो पता चल गया गुरुजी, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ये अरे भाई, हर किसी में दो तरह के इंसान भी कैसे होते हैं, दो होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपके गुरुजी हैं, है ना, एक्टिव हमेशा रहते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग। एक होते हैं वो वाले, ठीक, वो वाले यहाँ पे काम नहीं आएंगे। यहाँ पे कौन सा रहना, हमेशा एक्टिव। ठीक है ना, एक्टिव मोड में रहना, स्ट्रॉन्ग। और एक होते हैं दुर्बल, वो ऐसे आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, आज रहने देते हैं, तो वो कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है, कमजोर। तो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, पहली हेडिंग डाल दी। ठीक, लिखो इसमें, बेवैद्युत अपघट्य, बेवैद्युत अपघट्य जो, बेवैद्युत अपघट्य जो, बेवैद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसी को कहते हैं आयनित होते हैं। यानी कि क्या लिखा, बेवैद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखे, इंग्लिश में भी लिख लो, फिर लिखाते हैं, लिख लो, these electrolytes which these electrolytes which these electrolytes which are totally dissolved, ठीक है, or called strong electrolytes, is called strong electrolytes, वो सॉरी स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे H2SO4 ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। HNO3 ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है, एसिड है ना, ये कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगला देख लीजिए NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। NaOH, KOH दिस इज आल्सो बेस, यानी कि ये एसिड्स है, ये बेस है। ये तो आपके हो गए हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। जब इनको किसी भी विलयन में, इनकी चलिए विलयन में इनको घोला जाता है और इसमें बिजली प्रवाहित कर दी जाए, और बिजली प्रवाहित कर दी जाए तो ये टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखो हम एक बताते हैं, H2SO4 का लेते हैं, चलिए H2SO4, जब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक H आयन बनता है और हमारा क्या होता है, सल्फेट आयन कन्वर्ट होता है, ठीक। क्या होता है, H आयन बनता है और सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है। और जो पदार्थ H आयन देते हैं वही सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये भी आप लोगों को पता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये तो टोटली डिसॉल्व भी हो गए हैं, यानी कि टोटली अपने आयनों में डिसॉल्व हो गए हैं। और क्या हुए हैं कि H आयन दिए हैं, इसीलिए ये क्या है, अम्ल है, एसिड्स है। इसीलिए क्या है, ये अम्ल है, एसिड है। इसीलिए ने क्या कह दिया, हमने एसिड कह दिया है, ठीक, अम्ल कह दिया है। क्योंकि जो आपको ये 10th में पढ़िए ना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। पढ़ी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, ठीक। अगला देखो, अगला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। तो लिख लो, वे पदार्थ जो वे वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, तो वे वैद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वे वैद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। तो लिखो, देखो इंग्लिश में लिख लो, these electrolytes which are not complete ion, ठीक है, कंप्लीट डिसॉल्व, यानी कि ये क्या होते हैं, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि कंप्लीट रूप से ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, ठीक है, आयनोडाइज नहीं होते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, और कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। गुरुजी एग्जांपल बताओ। देखो एग्जांपल क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक हमारा हो गया HCN, ये क्या होता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, क्या लिया बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड लिया है। अगला B2CO3 ले सकते हैं हम, ठीक है, बोरान कार्बोनेट, ठीक है, ये भी ले लिया है। और कौन सा ले सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं। और कौन सा ले लिया हमने, अमोनिया ले लिया, ETC एक्सेट्रा हम ले सकते हैं। तो ये क्या लिए हमने, इनके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये कैसे हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त नहीं होते, यानी कि टोटली ये आयनों में डिसॉल्व नहीं होते। ये थे आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और उसके बाद आपको वियोजन की मात्रा, विभव, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सभी कुछ हमने इसमें बता दिया है। तो आप लोग हमारे चैनल पे देख लीजिए कि आपको कितने अच्छे से आपके गुरुजी पढ़ाते हैं, दिखा ना आपको, देखो एक्टिव रह के पढ़ाते हैं, कैसे रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो वैसे ही वो पढ़ाते हैं। तो आप लोगों, सभी लोगों से आप लोगों को पता भी है, और अनुरोध हम करते हैं कि हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके तभी हटना, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी करना, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करना, ठीक है। और आप लोगों को ये भी सबको पता है कि हमारी जो वीडियोस है वो आप लोगों के पास 7 बजे, शाम को 7 बजे आपके पास पहुंचती है। और इनकी जो टाइमिंग होती है वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 3 दिन आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री पहुंचती है, ठीक है। और बचे हुए 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिन आपके पास 10th की मैथ्स पहुंचती है।
अब आपको ये भी पता है जब आपके गुरुजी इतने एक्टिव हैं तो संडे को क्या आराम करेंगे? आराम करेंगे? अरे नहीं करते बबुआ, नहीं करते। वो संडे वाले दिन भी, ठीक है ना, संडे वाले दिन भी क्लास 10th की साइंस, क्लास 10th की साइंस का क्या लाते हैं? वन शॉट। ओके ना? क्योंकि आपके गुरुजी बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप थोड़ा सपोर्ट करो भाई, लोगों से कहो कि हाँ गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी वीडियोस देखो, इनसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग लो, ठीक है ना? तो ये आप लोग देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, और वैसे तो करा ही दिए हैं, ठीक है ना? तो तब तक के लिए आप लोगों से हम विदाई चाहते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राम।